अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। सीओपीडी में पहले हमने पढ़ा था एम्फाइसीमा एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब नेक्स्ट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो एम्फाइसीमा और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था वो लोअर एल्वोलाई लोअर ब्रोंक्यूल्स का उनका डिस्ट्रक्शन थी, उनकी डिजीज़ थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अपर जो ब्रोंकस होते हैं, जो लार्ज ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लार्ज एयरवेज हैं, उनकी डिजीज़ को पढ़ेंगे। अब ब्रोंकाइटिस होता क्या है? ब्रोंकाइटिस बेसिकली आपकी म्यूकस प्लग होता है, मतलब यहाँ पे इस डिजीज़ के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और म्यूकस की प्रोडक्शन या फिर म्यूकस जो है वो यहाँ पे क्या स्टक हो जाता है। और कहाँ पे होता है? लार्ज एयरवेज के अंदर, लार्ज ब्रोंकाइटिस के अंदर। और वहाँ पे क्या होती है? डायलिटेशन या डिस्ट्रक्शन होती है, व्हाटसोएवर वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ है ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस क्या चीज़ है? एक तो ये परमानेंट डिस्ट्रक्शन एंड डायलिटेशन ऑफ लार्ज एयरवेज है। परमानेंट, सिंपली आप डायलिटेशन ही याद रखें, डायलिटेशन ऑफ लार्ज एयरवेज या ब्रोंकस। ये क्या है? लार्ज एयरवेज की डायलेशन है, उनकी डिस्ट्रक्शन है। अब इसकी कॉज क्या है? कॉज पढ़ लेते हैं। कॉज ही मेन है। मेन कॉजेज याद करने से पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। ब्रोंकाइटिस यूजली आफ्टर कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो, एनी क्रोनिक डिजीज़ बेसिकली रिलेटेड टू लंग्स, हमारे लंग्स से रिलेटेड जो ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़ हैं उनके बाद ही पेशेंट को ब्रोंकाइटिस होता है। अब जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। अब क्या है कॉजेज़? सबसे पहले कॉज आ जाती है हमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? हमारे इसके अंदर सीलियास की डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से म्यूकस प्लग होता है, म्यूकस को फ्लैश आउट नहीं कर पाते हम। उसके बाद आ जाती है क्रोनिक डिजीज़ में ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम आम ज़ुबान में टीबी बोलते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, जब भी कोई भी पेशेंट आपके पास आए फंगल इन्फेक्शन के साथ, फंगसिस में कौन सी? एस्परजिलोसिस, उनकी वजह से आए तो उनको बहुत चांसेस है कि ब्रोंकाइटिस होता है। एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, एक खुद भी एक डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाइटिस के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है कि एस्परजिलोसिस के बाद ज़्यादातर आपको पेशेंट जो है ब्रोंकाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा। उसके अलावा आ जाती हैं आपकी फोर्थ में आ जाते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, यंग्स डिजीज़, यंग्स सिंड्रोम, इन सब को हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इनके सेपरेट वीडियोस में। यंग सिंड्रोम, मेन कॉजेज ये थी सिस्टिक फाइब्रोसिस, टीबी, एलर्जिक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। इसके अलावा समटाइम क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो कोई फॉरेन बॉडी निगल लेते हैं, फॉरेन बॉडी खा लेते हैं, तो जो है ड्यू टू एनी फॉरेन बॉडी। तो ये कुछ अहम कॉजेज थी यंग्स ओकिमन और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ कोई भी हो, जैसे कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस, इन पेशेंट्स को भी चांसेस होते हैं किस चीज़ के, कि इनको ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सके। अब इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। सिम्टम्स यही इनके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स के बगैर कैसे आप डायग्नोस करेंगे कि ये क्या डिजीज़ है? तो सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट हैं और इजीली उनको याद करते हैं।
क्या होता है कि इस डिजीज़ में पेशेंट पूरा दिन बलगम बनाता रहता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्पूटम होता है। स्पूटम मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन है, तो स्पूटम होगी। स्पूटम के साथ हेलिटोसिस होती है, मतलब उसकी जो सांस है, उसका जो स्पूटम है, उससे बहुत गंदी फाउल स्मेल आएगी। फाउल स्मेल, स्पूटम और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम। इसके अलावा कुछ चांसेस होते हैं कि पेशेंट को स्पूटम के साथ बलगम के साथ ब्लड आए, हेमोप्टेसिस। इस पेशेंट का पहला सिम्टम ये होता है कफ विद स्पूटम ऑल दैट डे, सारा दिन। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि सारा दिन पेशेंट खांसी करता है, उसके साथ में बलगम में। और फिर आ जाता है इसके साथ हैवी प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम। ये इसी का सिम्टम तो नहीं सेपरेटली कह सकते। जो नेक्स्ट सिम्टम है हमारा वो आएगा हेलिटोसिस। हेलिटोसिस मीन फाउल स्मेल। और कुछ चांसेस के अंदर पेशेंट को हेलिटोसिस के अलावा हेमोप्टेसिस भी हो सकता है। हेमोप्टेसिस होगा, हेलिटोसिस होगा, और ड्राई और कफ विद स्पूटम, नॉट ड्राई कफ। तो ये इसके सिम्टम्स थे। इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है, आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इवन के पेशेंट क्लिनिकली अगर प्रेजेंट करता है तो यही सिम्टम्स आएंगे। इन्वेस्टिगेशन बहुत ईजी है, ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। तो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना हो या क्लिनिकली, दोनों के लिए ईजी है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपने पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाना। बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है? बेस्ट इनिशियल टेस्ट है चेस्ट एक्सरेस। चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको पेशेंट की ब्रोंक्यूल्स की ब्रोंकोसिस की लाइनिंग मिलेगी, और ऐसे फील होगा जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलती है। बुक्स में ट्रैम लाइन भी लिखा है, ट्रैम लाइन क्या लिया, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। इन चेस्ट एक्सरे। उसके अलावा पेशेंट का जो होता है वो उसका चेस्ट का डायमीटर इन्हांस होता है। ओके। और सिम्टम्स में इसी से याद रख लें कि जब पेशेंट का स्पूटम प्लग होगा, पेशेंट के राइट साइड के राइट हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा हैवी लोड की वजह से, और वो एक्सरसाइज कर करके मोटा हो जाता है, पेशेंट को कोर पल्मोनेल डेवलप हो जाता है। कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल क्या है कि राइट हार्ट का एक्स्ट्रा लोड के अगेंस्ट वर्कआउट करने की वजह से उसका हाइपरट्रॉफिक हो जाना। हाइपरट्रॉफी होने की वजह से पेशेंट को जेवीडी जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी मिलती, डिस्टेंशन होती है, जेवीडी भी शो होती है, वेन जो क्लिनिकली प्रेजेंट करता है पेशेंट, उसमें आपको क्लिनिकली एक साइन मिलेगा। अब बेस्ट इनिशियल टेस्ट तो हो गया। अब इसके बाद मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट आपने क्या याद रखना है? मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है चेस्ट का, हाई रेजोनेंस। एक सिंपल सीटी स्कैन होता है, उसके अलावा हाई रेजोनेंस सीटी स्कैन, जिसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं HRCT। HRCT में क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन की वजह से लार्ज ब्रोंक्यूल्स क्लियरली विजिबल होंगे, पैचेस मिलेंगे आपको, और वो ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब अपीयरेंस मिलेगी। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है फाइंडिंग्स, हनी कॉम्ब अपीयरेंस। ओके। और इसके अलावा पेशेंट के जो नेल्स हैं उनमें क्लबिंग मिलेगी, क्लबिंग नेल्स मिलेंगे पेशेंट को। क्लबिंग ऑफ नेल्स। क्लबिंग नेल्स 3 से 4 चीज़ों में मिलता है। वो कौन कौन सी होती हैं? आपके हार्ट डिजीज़ हों, हार्ट फेलियर में भी मिलता है। इसके अलावा अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो,
पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बाद भी ब्रोंकिक्टिसिस डेवलप हो जाता है। और अगर पल्मोनरी ट्यूमर हो और लास्ट हमारा ब्रोंकिक्टेसिस में भी क्या होता है कि हनीकॉम्ब अपीयरेंस मिलती है HRCT में। तो ये 4 फाइंडिंग, 4 अलग-अलग MCQs हैं हनीकॉम्ब अपीयरेंस इन HRCT से रिलेटेड। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई तो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट वेरी इजी है। इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है बेसिकली क्या है कि ये आपका, और इन्वेस्टिगेशन में सिम्टम से रिलेटेड, कॉजेज से रिलेटेड और भी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे HRCT है तो HRCT के लिए हम उसके पेशेंट के जो सीलियास हैं उनका टेस्ट करते हैं। सीलियास की हम क्या कहते हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेशन में सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए एक स्पेशली टेस्ट होता है सैकरिन टेस्ट। स्क्रीनिंग कह लें या सैकरिन टेस्ट कह लें। सैकरिन टेस्ट, सैकरिन काइंड ऑफ आपकी एक स्वीट है, शुगर्स हैं। उसमें क्या होता है, आपने नाक में पेशेंट के सैकरिन रखनी है। वो क्या होगा कि विद इन 20 सेकेंड्स पेशेंट को क्या होगा, 20 मिनट्स आई थिंक सो, तो क्या होगा पेशेंट के उसको आहिस्ता आहिस्ता सीलियाज मूव करेंगे और वो सैकरिन को वो मूव करेगा और पेशेंट को स्वीट जो है टेस्ट आएगा, स्वीट फील होगा। अगर पेशेंट को वो फील ना हुआ तो मतलब ये सीलियाज की डिजीज़ थी, जिसकी वजह से मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ है, ब्रोंकिक्टेसिस हुआ है। ओके, और ठीक है, अब इसका कर लेते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स में इन्वेस्टिगेशन जो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस जो है वो फ्लोरोक्विनोलोन से, मतलब लीफ्लॉक्स, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो क्या करेंगे, पहले एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में भी कौन सी, लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स देंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट को, एक इम्पॉर्टेंट है ब्रोंकिक्टेसिस के पेशेंट में, ब्राउन या ग्रीन कलर स्पूटम हो, अगर ब्राउन और ग्रीन कलर्ड स्पूटम हो तो वो होता है ड्यू टू सूडोमोनास की वजह से होता है। अब सूडोमोनास की वजह से होगा तो सूडोमोनास का ट्रीटमेंट करेंगे। सूडोमोनास के ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, पिप्रासिन प्लस टैज़ोबैक्टम देंगे। टैज़ोबैक्टम प्लस पिप्रासिलिन ये देंगे। इसके अलावा ब्रोंकिक्टेसिस के पेशेंट में म्यूकस प्लग होता है, पेशेंट की फिजियोथेरेपी करनी है, बैक साइड पे उसको थपथपाना है, उसकी चेस्ट की जो है उसको क्या करना है, ले डाउन करके उसकी चेस्ट पे कपिंग करनी होती है, थपिंग। और क्या कहेंगे उसको, नेक्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होगा, चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसके अलावा म्यूकस प्लग है तो म्यूकोलेटर्स भी देंगे। म्यूकोलेटर ड्रग्स ये क्या करेंगे कि म्यूकस को वो तोड़ देंगे और म्यूकस जो है फ्लश आउट हो जाएगा। उस फ्लश आउट करने में फिजियोथेरेपी के साथ ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा होता, मे बी ड्यू टू फंगस, और फंगस के लिए अगर होगा तो फंगस के लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट करेंगे, लाइक इट्राकोनाजोल देंगे। इट्राकोनाजोल या वोरिकोनाजोल,
लेकिन अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है तो लोबेक्टमी करेंगे, मतलब पूरा का पूरा लोब रिमूव कर देंगे। वो लेस लाइक चांसेस में होता है। तो बस आपने इतना ही याद रखना है ब्रोंकिक्टेसिस का। तो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं ब्रोंकिक्टेसिस को। ब्रोंकिक्टेसिस होता क्या है, क्विक रिव्यू। ब्रोंकिक्टेसिस आपके पेशेंट के जो लंग्स हैं उसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन का बढ़ जाना या म्यूकस का फ्लश आउट ना होना है, जिसकी वजह से जो उसकी एयरवेज हैं वो डायलेट हो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। इन्फ्लेम होने की वजह से इनकी ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज की वजह से आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा जोर लगाएगा, ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, कोर पल्मोनल हो जाएगा। पेशेंट को सांस नहीं आएगा, पेशेंट डिस्निया हाइपरट्रोफी डिस्निया का पेशेंट आएगा। और इसके अलावा क्या होगा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्पूटम के साथ प्रेजेंट करेगा। ट्रीटमेंट में आपने एंटीबायोटिक्स देनी है और साथ में फिजियोथेरेपी है, म्यूकोलेटर ड्रग्स हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, एक्सरेज करवाना है। एक्सरेज में ट्रैक अपीयरेंस मिलेगा और आपने HRCT करवानी है जिसमें हनीकॉम्ब अपीयरेंस मिलेगी। तो ये था ब्रोंकिएक्टेसिस।